खेल के मैदान तक, चप्पे चप्पे पर हमारी नजर। हम हैं मौजूद गली गली, शहर शहर, क्योंकि हम हैं सबसे आगे, सबसे पहले। देखिए खबर राजस्थान। नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव का मायने है किसी भी पहलू की तस्वीर को साफ साफ देखना और उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करना। हम कभी राजनेताओं, कभी अफसरों, तो कभी कथित समाज सुधारकों, सो कॉल्ड साधु संतों के भुलावों, भरोसों और वादों में जीते रहते हैं और ख्वामखा खुश होते रहते हैं, जबकि ज़्यादातर बातें हकीकत से बहुत दूर होती हैं। तो उन्हें ठीक से समझने की कोशिश करते हैं हम बिग फाइट में अपने खास मेहमानों, विशेषज्ञों के जरिए। यूपीए सरकार के आखिरी और अंतिम बजट को वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेश किया और उसमें बहुत सी लोक लुभावन घोषणाएं की। तो उनका मतलब वोटर से था, मान जाइए, बात मेरे दिल की जान जाइए। बात मेरे दिल की जान जाइए, मान जाइए, बात मेरे दिल की जान जाइए, बात मेरे दिल की जान जाइए। थोड़े बहुत हंगामे के बीच जब चिदम्बरम अपना अंतरिम बजट पेश कर रहे थे, तो भले ही वो दिखने में संसद के सामने थे, लोकसभा में, लेकिन उनकी निगाहें लोकसभा चुनावों पर टिकी थी। चिदम्बरम ने जो ऐलान किए वो सीधे सीधे करीब 80 करोड़ आबादी पर असर डालते हैं। इसमें ईंधन पर यानी फ्यूल पर सब्सिडी का फायदा 15 करोड़ लोगों पर, कृषि कर्ज और फर्टिलाइजर पर सब्सिडी का असर करीब 60 करोड़ लोगों पर, वन रैंक वन पेंशन का फायदा 1 करोड़ लोगों को और शिक्षा कर्ज का फायदा 36 लाख लोगों पर पड़ेगा। इसके साथ ही छोटी कारें, एसयूवी, मोटरसाइकिल और देसी मोबाइल सस्ते करने का मतलब मिडिल क्लास को अपनी चुनावी बस में बिठाना है। लेकिन क्या चिदम्बरम साहब के रिक्वेस्ट को जनता मानेगी और क्या यूपीए 3 के लिए वोट डालेगी? इस पर चर्चा हमारे एक खास मेहमानों के साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और बड़े व्यवसायी राजीव अरोड़ा साहब, बीजेपी नेता और चार्टर्ड अकाउंटेंट शंकर अग्रवाल साहब, सीआईआई के सदस्य संजय घिया साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड भगवान सिंह जी और नफा नुकसान के संपादक और वरिष्ठ पत्रकार जयसिंह कोठारी जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग फाइट में। ये कंसेंसस बिल्स हैं, इससे हिंदुस्तान की जनता का फायदा होगा। मैं पॉलिटिकल पार्टीज, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कहना चाहता हूं कि आप एक दिन निकाल के मिल के इनको प्लीज हमारी मदद करके पास कराइए, क्योंकि सबको मिलके अगर हम ये काम सब मिलके करेंगे तो ही होगा और आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इस खास कार्यक्रम के लिए हमने जनता से सवाल पूछा था कि इस बजट के बाद क्या आप यूपीए को वोट देंगे। आज बजट पर हम खास कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे साथ सभी खास मेहमान बजट विशेषज्ञ हैं, इसलिए हमने सवाल पूछा था कि इस बजट के बाद क्या आप यूपीए को वोट देंगे। हमने ये सवाल हमारी firstindianews.com पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर पूछा था और हमारे टेलीविज़न पर। लगातार जनता की राय मिल रही है, जो राय देखेंगे हम कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में। पहले चर्चा करते हैं हमारे खास मेहमानों के साथ। अरोड़ा साहब, सबसे पहले आपसे, क्या वैतरणी पार हो जाएगी? वैतरणी पार करने का विषय नहीं है, विषय है विजय जी, जनता को एक ऐसा अच्छा बजट देना जिसके अंदर फिस्कल डेफिसिट को कम रखने की कोशिश करी गई हो, जिसमें अर्थव्यवस्था को पूरा कंसोलिडेट करने की कोशिश करी हो। और क्योंकि ये यूपीए के कार्यकाल के 5 वर्ष का अंतरिम बजट है और अंतिम बजट भी है, आखिरी कोशिश नहीं, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री की, कॉरपोरेट जगत की जो मांग थी
उसको वित्त मंत्री जी ने सुना है और इस बजट का बड़ा सकारात्मक प्रभाव मार्केट को देखने को मिला है, विशेषज्ञ के द्वारा देखने को मिला है और मुझे पूरा विश्वास है आम जनता भी इस बजट से निश्चित रूप से खुश होगी, क्योंकि जैसा आपने खुद ने बताया, चाहे फ्यूल की सब्सिडी हो, चाहे अन्न की सब्सिडी हो, चाहे शिक्षा के बारे में बातचीत हुई, आपको मालूम है कि कैसे स्कॉलरशिप दी जाए उसके बारे में बातचीत करी जाए, उसके साथ साथ अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अगर रिवाइव होती है, अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ता है तो इससे रोजगार का सृजन होगा और मेरे ख्याल से इस समय की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। साइकिल सस्ती हो, मोटरसाइकिल सस्ती हो, फ्रिज सस्ते हों, टीवी सस्ते हों, मोबाइल सस्ते हों, ये आम आदमी से जुड़ा हुआ आज की तारीख के अंदर विषय है। मेरे ख्याल से अपनी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये अंतरिम बजट था, वोट एन अकाउंट था, चिदम्बरम साहब ने बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत कराया। अग्रवाल साहब, आपको लगता है कि आपके लिए मुश्किल पैदा कर दी है नहीं बिल्कुल अरोड़ा भी- साहब की पार्टी ने? देखिए, मेरा इसमें एक मत ये है कि पहली बात तो ये बजट है नहीं, ये वोट ऑन अकाउंट है, तो जी। वो थोड़ा सा उसका बजट का रूप दे देते हैं आप लोग भी और चर्चा करके, और वो हल्ला भी होता है तो इसलिए मान लेते हैं कि इसको बजट है। 2-3 महीने 4 महीने का कोई बजट 4 नहीं महीने होता का है। लेकिन फिर भी बजट है। तो अब बजट में क्या है कि जो भी बातें उन्होंने कही है, जैसे एजुकेशन के बारे में लोन की बात कही है, या मान लो पूर्व सैनिकों के लिए कही है, या विद्यार्थियों के लिए कही है, या युवाओं के लिए कही है, वो सब बातें अपनी जगह पर है। और आपको उनका- घबराहट हो रही है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं हो रही, तो वो अपनी जगह पर है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जो सामान्य आदमी होता है ना, जो सामान्य आदमी ये चाहता है कि मेरे को आम आदमी मुझको क्या मिला, वो आदमी ये एक्सपेक्ट करता है कि इनकम टैक्स की स्लैब में कोई कमी आई क्या, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि भाई गैस के सिलेंडर में के पैसे में कोई कमी आई क्या, पेट्रोल के डीजल में दामों में कोई कमी आई क्या, चीनी और राशन की चीज़ों में कोई कमी आई क्या, केरोसिन के दामों में कोई कमी आई क्या। ये सारी चीज़ें ऐसी है जो आम आदमी को इमीडिएट इफेक्ट करती है और उसकी जेब में से पैसा कम कहाँ जा रहा है ये एक्सपेक्ट करता है। जैसे आज फ्यूल सब्सिडी की बात जो है, खासतौर से फ्यूल सब्सिडी है, एग्रीकल्चर पर है, फर्टिलाइजर पर सब है। चीजें, वो सारी चीज़ें पहले से चल रही है। वो तो चावल के ऊपर जो बात कर रहे हैं वो तो केवल सर्विस टैक्स उसका कम की, वो सर्विस टैक्स की जो लिस्ट में था, उस सर्विस टैक्स की लिस्ट से हटाया है उसको। उसमें बाकी ज़्यादा कोई बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, और उसका इतने लंबे टाइम में जाके फर्क पड़ेगा, उसका भाई राजीव जी को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। घिया साहब, आपको लगता है कि इंडस्ट्री को इससे बड़ा फायदा हो? ये इंडस्ट्री को लेकर बजट है, कॉर्पोरेट सेक्टर को लेकर बजट है कि ऑटोमोबाइल को, और खासतौर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ध्यान दिया गया है, फर्टिलाइजर्स पर भी खासतौर से ध्यान दिया गया है। ये बहाना तो किसानों का, गरीबों का है, राजीव अरोड़ा साहब का, लेकिन नज़र जो है आप पर ही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बजट अंतरिम बजट वोट है दे ना दे, पैसा तो मिले। और इसमें नीतिगत डिसीजन ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। इसके बावजूद सरकार ने अच्छी कोशिश करी है, और जैसा कि आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने नए 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए उन्होंने कहा है। और गवर्नमेंट का सबसे अच्छा जो मेरे को इसमें लगा वो ये है कि फिस्कल डेफिसिट कंसोलिडेट करने की बात करी है और गवर्नमेंट बोरिंग्स को कंट्रोल करने की बात करी है। अपन देखें तो पिछले 2 क्वार्टर में ग्रोथ रेट भी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। सरकार ने, लेकिन यूपीए 1 और यूपीए 2 में बहुत फर्क है, 8.5 से 6.6 पर आ गई है ग्रोथ रेट। देखिए, वो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमी जो है एकदम चल रहा है। इकोनॉमिक रिसेशन जो एक्सपेक्टेड का जो ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमिक रिसेशन चला है, उससे चूंकि ग्लोबलाइजेशन है तो इंडिया भी अछूता नहीं हो सकता, बट इसके बावजूद अपना ग्रोथ रेट ठीक है, रीजनेबल है। और आने वाले वर्षों में जिस तरह से बजट में अभी नए अपने जो सर्वे आए हैं उसके हिसाब से अपना एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी बढ़ा है, फोकस करने की बात भी की है, एक्सपोर्ट को फोकस करने की भी बात करी है। अपना जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट भी बढ़ा है और सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। तो अंतरिम बजट में जो कुछ सरकार कर सकती है उसमें अच्छा किया है। सरकार ने एक्साइज ड्यूटीज़ में कमी करी है जिससे आम जनता को बेनिफिट होगा, बट ये बात तय है कि जो भी बेनिफिट होगा उसका इम्पैक्ट हमें तुरंत नहीं मिलेगा, इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म आता है, इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं आता। बट चूंकि सरकार पिछले 10 साल से है तो मैं ये नहीं चाहता कि ये मैं नहीं कहता कि ये कोई इलेक्शन बजट है। इलेक्शन बजट कुछ नहीं होता, क्योंकि इस बजट का इम्पैक्ट जनता के ऊपर तुरंत नहीं आएगा, इट विल टेक सम टाइम। तो अपन को ये कहना कि इलेक्शन बजट है, इससे जनता वोट देगी या नहीं देगी, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनता गवर्नमेंट की पॉलिसी देखती है कि गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या है, गवर्नमेंट की डायरेक्शन क्या है। कोठारी साहब, आपको क्या लगता है, क्या नफ़ा नुकसान है, किसका नफ़ा किसका नुकसान है? इसमें कोई विशेष नफ़ा नुकसान वाली बात नहीं है।
कुछ राहत के नाम पे कुछ ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक सबसे बड़ी विशेष है, लेकिन ऑटोमोबाइल को क्यों इतनी बड़ी रियायत दी वो गई? तो इसलिए कि पिछले 1-1.5 साल से ऑटोमोबाइल में काफ़ी प्रेशर था और वो 30 जून तक की अवधि के लिए दी गई है। तो ये मान लीजिए कि इसका इम्पैक्ट आते आते महीने 2 महीने लगेंगे और फिर नई सरकार बनेगी तब वो डिसीजन करेगी। और वैसे भी हमको तो क्योंकि हम हिंदुस्तान का गरीब आदमी जो है 60% जीएसटी जो मोड में BP है, जाना वो है आगे बढ़ गया है। हैं? हिंदुस्तान का जो गरीब है, जो राजीव अरोड़ा साहब की सरकार के हिसाब से 60% लोग बीपीएल में हैं, वो बहुत आगे बढ़ गया, उसको मोबाइल 4 व्हीलर की ज़रूरत पड़ रही है। नहीं, वो 4 व्हीलर तो आज ये बड़े शहरों में तो एक नेसेसिटी है, वो गरीब से उससे मतलब नहीं है। अब गरीबी अमीरी के भी सब मापदंड तेज़ी से बदल रहे हैं। इंडिविजुअल चॉइस है, गरीब भी रख सकता है, अमीर भी 4 गाड़ियाँ की जगह 1 गाड़ी में कोई काम चलाता है, ऐसा अपने अपनी चॉइस की बात है। लेकिन अब ये डेवलपमेंट की इकोनॉमी है, इसको इस डायरेक्शन को कोई नहीं बदल सकता। ये कह लीजिए इस कंजम्पशन की जो स्टोरी है उसको मेंटेन रखने का प्रयास इस बजट में किया गया है। अब वो कितना रंग लाएगा, कितना लगेगा, वो तो समय बताएगा। लेकिन वैसे भी ये इंटरिम बजट है, इसमें डायरेक्शन कुछ होता नहीं है, तो उसको कंजम्पशन जो स्टोरी है वो मेंटेन कैसे रहे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी सिस्टम में कैसे रहे, वो इंजेक्ट कैसे करें। अब आदमी उसका उपयोग कैसे करता है वो सरकार तय नहीं करती। फ्री इकोनॉमी में वो इंडिविजुअल आदमी तय करता है कि मैं जो मिल रहा है उसमें से मैं शराब पीऊँ या गाड़ी खरीदूँ, उसके लिए सरकार का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो इस तरीके का बजट। ब्रिगेडियर साहब, ये आपके खासतौर से सैनिकों के लिए एक बड़ी मतलब फैसला है, बड़ा फैसला है, जो काफ़ी लंबे समय से मांग चल रही थी। आपको लगता है इससे बड़ा फ़ायदा होगा? 25 लाख करीब सैनिकों को इसका फ़ायदा होगा, पूर्व सैनिकों को। या इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, पहले तो आप ये समझा दें हम। देखिए, बात यह है, पैसे की ही बात नहीं है जी। अभी आज करीब 29 लाख एक्स सर्विसमैन है, रिटायर्ड जी वेटरन्स हैं। यस। नाउ उनको सीधा फैसली जो रैंक में डिस्पैरिटी थी, जो फ़र्क था, वो पूरा करने की कोशिश सरकार ने अब की है। उन्होंने पहले भी की थी, बट वो बहुत कम किया था। लेकिन अब सैद्धांतिक तौर पे उन्होंने मान लिया 1 रैंक 1 पेंशन को। दैट मीन्स कि जो फौजी आज से 20 साल पहले रिटायर हुआ एक पर्टिकुलर रैंक में, मान लो एक हवलदार के रैंक में हुआ, और आज की जो हवलदार है उनके में बहुत फ़र्क था। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक हवलदार सन 80 में रिटायर हुआ, 80 में उसने 65 का वॉर लड़ा, 71 का वॉर लड़ा, और वो 80 में 15,000 उसकी आज पेंशन है। उसका बेटा 75 में भर्ती हुआ, वो 96 में रिटायर हो गया, उसकी पेंशन आज 40,000 है। उसने ना कोई एक वॉर लड़ा, ना कुछ और लड़ा। ना आप बताइए, ये एक पैसे की बात नहीं है, एक स्वाभिमान की भी बात है, ओनर की बात है। एंड फौजी के लिए स्वाभिमान सबसे बड़ी बात होती है। तो सरकार ने ये जो किया है बड़ी अच्छी बात है कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग डिमांड को इन्होंने माना है आखिर, और ये बड़ा स्वागत योग्य डिसीजन है। अरोड़ा साहब, तो चलो सैनिकों का स्वाभिमान आपने बचाया और ब्रिगेडियर साहब बहुत खुश हैं। कौन कौन लोग और खुश होने की आपको उम्मीद लग रही है? मेरे ख्याल से गृहिणी खुश होनी आप चाहिए। कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे गृहिणी कि खुश इस होनी चुनाव, चाहिए। इस बजट से कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है आपके? कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं? देखिए, जैसे संजय बात कर रहे थे कि ये पहली बात तो ये है कि ये बजट चुनाव को ध्यान में रख के बनाया ही नहीं गया है। सच्चाई इसके अंदर ये है, मतलब ये इसका मतलब मुझे ऐसा समझ आ रहा है कि मैं तो मोटी बात समझता हूँ कि आपको लग रहा है इससे कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, निश्चित रूप से फायदा होगा जब अच्छी सरकार चलती है। हम 10 साल की बात करें, ये 6.6 इस वर्ष की बात नहीं हो रही है, 6.6% ग्रोथ एवरेज रही पिछले 10 साल के यूपीए शासन के अंदर। ये एक बहुत बड़ी बात है। इस पूरे विश्व के अंदर आर्थिक संकट चल रहा है, हमको इस बात के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को इस तरीके से संभाल के रखा है कि हम लोग इतने नीचे नहीं जा पाए। और मेरे ख्याल से बड़ा सोच समझ के बजट बनाया गया है, काम करा गया है। हर वर्ष कुछ ना कुछ लोगों को उम्मीद होती है। अभी जैसे अग्रवाल साहब कह रहे थे कि इनकम टैक्स में रियायत दी जानी चाहिए थी, उम्मीद तो सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आपके बजट को डायरेक्शन नहीं दे सकते, जो खाली 4 महीने के लिए एक बजट हो, जो अंतरिम बजट हो, वोट एंड अकाउंट हो, अपनी सीमाओं में रहते हुए उसका कैसे सदुपयोग होए, कैसे लोगों को महसूस हुए कि सरकार उनके बारे में चिंता करती है। सैनिकों के हमारे जो हमेशा इस देश के लिए कहाँ नहीं जाते, कारगिल का लोगों ने युद्ध देखा है, पाकिस्तान चाइना के संग युद्ध देखा है, उनकी एक लंबे समय से डिमांड थी, बहुत डिमांडें पूरी करी गई थी, लेकिन ये बहुत प्रेशर सरकार के ऊपर था। सरकार को अपने अर्थ के साधन कैसे रेवेन्यू इकट्ठा करें वो सोचना पड़ता है। उसके बाद इतना अच्छा बजट उन्होंने प्रस्तुत करा है। मेरे ख्याल से आज, क्योंकि मैं दिन भर विभिन्न प्रतिक्रियाएं लोगों की सुन रहा था, पढ़ रहा था, चाहे आर्थिक विशेषज्ञ की,
ज़्यादातर लोगों ने इसको सराहा है। कोई राजनीति करे, इसको बोले निराशाजनक बजट है, तो मुझे मालूम नहीं वो क्या कर सकते थे अंतरिम बजट के अंदर। तो मेरे अग्रवाल हिसाब साहब, से क्या निराशा है आपको? बजट है। देखिए, जो बात उन्होंने कही ना कि भाई सारे विश्व में बहुत मंदी आई है, उसके कारण से हमारे यहाँ की आर्थिक दर जो है, विकास दर कम हुई है, ये कहना बिल्कुल गलत है। इसीलिए गलत है कि 9% से 4.5 पे आ गए हम। और उन्होंने चाइना और यूरोप का कंपेयर किया, तो चाइना और यूरोप में भी वहाँ कमी हुई है। तो कोठारी साहब अच्छी तरह जानते हैं कि चाइना में 9% से 7.8 या 7.7 पे चल रही है अभी, और वो भी पिछले 2 साल से स्टेबल है, उसमें कोई बहुत कमी नहीं आई है, पिछले 2012 से बराबर स्टेबल चल रही है। और वो भी उनके स्ट्रेटेजी का पार्ट है कि उन्होंने पहले इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की है, उसके बाद में उन्होंने अब इंफ्रास्ट्रक्चर उनका पूरा हो गया है, तो इसलिए वो ग्रोथ रेट उनकी अभी वही रहने वाली है। अब उस रेट से हम कंपेयर करें तो भी ठीक नहीं है, और 9% से 4.5 पर आकर के हम आज अटके हुए हैं, तो वो भी ठीक नहीं है। ये यूपीआई की तो 9% थी और किसी की नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वो उन्होंने कहा कि साहब चाइना में जो है कि ना वो बजट, उसका डिफेंस बजट के ऊपर 0.10% बढ़ाया है उन्होंने, तो पिछली बार 0.25% कम किया था, उसका क्रिटिसिज्म जो हुआ उसके बाद में उन्होंने केवल 10 पैसे बढ़ाया उसके अंदर। आज अपन अगर चाइना से कंपेयर करते हैं तो चाइना का टोटल बजट का जो शेयर है वो 9.5% है वर्ल्ड के अंदर, जबकि हमारा है 2.6%। आज हमें कंपेयर करना है चाइना से, तो चाइना से अगर हमें कम्पीट करना है तो उसके बराबर आने में कितना समय लगेगा, हमको ये सोचना पड़ेगा। चलिए इस पर हम ये बात करी जाती है, मैं बीच में चाहता हूँ, उनका ग्रोथ रेट डबल डिजिट तक पे पहुंचा था। हम 9% से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, और चाइना की जितनी बड़ी इकोनॉमी है, पूरा वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग मार्केट बना हुआ है। यूरोप की स्थिति, मैं खुद निर्यातक हूँ, मुझे मालूम है यूरोप के अंदर पिछले 5 वर्ष से किस कदर नुकसान हुआ है, किस कदर एक्सपोर्ट टूटा है, लोगों को इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, वहाँ की आर्थिक स्थिति खराब है, बेरोजगारी बढ़ी है। उसके मुकाबले हम हिंदुस्तान को, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को रखते हुए, चाइना की इकोनॉमी डिक्टेटरशिप की, आप वो चाहते हो कि हिंदुस्तान के अंदर हो, उसको कमांड करने की बात थी, हम हमारे दूसरे फोर्सेस काम करते हैं। वो जो जहाँ पर भी क्रैश हुआ है, इकोनॉमी का जो क्रैश हुआ है या इकोनॉमी क्राइसिस आए हैं, वहाँ पर उन देशों की इकोनॉमी की पोजीशन हमारे यहाँ से बिल्कुल भिन्न है। इसलिए भिन्न है कि हमारे यहाँ पर बचत के ऊपर सारा कुछ निर्भर करता है। आज छोटे से छोटा व्यक्ति अगर मान लो 1000 रुपये 2000 रुपये भी कमाता है तो वो 100 रुपये बचाने की सोचता है, वहाँ 2000 रुपये जो कमाता है आदमी वो 4000 रुपये खर्च करने की सोचता है, इसलिए वो क्राइसिस में है। चलिए बजट के और जो दूसरे पहलू हैं और इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं उन पर हम चर्चा जारी रखेंगे। हमारा खास पैनल हमारे साथ है, तुरंत लौटकर आते हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हम सबका मामला है। मैं समझता हूँ वह बजट बहुत ही सराहनीय है। कई चीज़ों को उन्होंने सस्ता किया है, और खासकर कांग्रेस पार्टी का हमेशा एक मोटिव रहा है कि वो गरीबों के हित में काम करती है, और ये बजट जो है गरीबों के लिए बहुत शानदार बजट है। आज जो ये वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, वास्तविक बजट नाकारा बजट है। इस बजट में किसी भी प्रकार से गरीब व्यक्तियों को राहत नहीं मिली है। बजट को देखकर ऐसा लगता है कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोक लुभावना चुनाव बजट इन्होंने पेश किया है। मन जाए, बात मेरे दिल की जम जाए, मन जाए, बात मेरे दिल की जम जाए। So far, we have approved 2 proposals that will receive support from the fund. In order to make it clear that the fund will be a permanent fund, I intend to declare the grant of rupees 1,000 crore as non-lapsable. And in order to support more proposals, I propose to contribute to the fund another sum of rupees 1,000 crore next year. There is no guarantee of successor government adopting. That is the convention. The convention is that an interim does not include significant policy measures, because I don't see this government continuing in office. इस खास कार्यक्रम के लिए हमने सवाल पूछा था जनता से कि इस बजट के बाद क्या आप यूपीए को वोट देंगे, जो अगले 2 महीनों में चुनाव होने वाले हैं, अप्रैल तक हमारे यहाँ चुनाव होने वाले हैं जिसकी संभावना बन रही है, तो क्या उसमें यूपीए को वोट मिलेंगे? खासतौर से इस अंतरिम बजट को ध्यान में रखते हुए हमें जनता की राय लगातार मिल रही है, फेसबुक पर, ट्विटर पर और हमारे FirstIndiaNews.com पर भी और टेलीविज़न पर भी हमारे को लगातार जनता की राय मिलती जा रही है, जो राय हम देखेंगे कार्यक्रम के आखिर में। कोठारी साहब, जैसे आप जसवंत सिंह जी को सुन रहे थे और जनता जिस तरह से कुछ कह रही थी कि ये नाकारा बजट है, कुछ ने कहा कि ये गरीबों के हित की बात करती है कांग्रेस, क्या सही है? नहीं, ऐसा है, देखो, गरीबों का हित और नकारा बजट ये तो कुछ भी कह लें, उसमें कोई नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जनरलाइजेशन जो परिस्थितियां देश की इकोनॉमी की है, दुनिया की इकोनॉमी की है,
उन सबको मद्देनजर, अब जैसे आपका सब्सिडी है ऑयल की है, अब ये कुछ नहीं कर सकते, चाहे आप और मेरे को किसी को भी बैठा दे वहाँ पे, हमारे इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि इसमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। जैसे प्लान एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ा, इसमें नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो वो भी एक गलत इंडिकेटर है कि इसका मतलब हमारे पास में प्लान एक्सपेंडिचर का डेवलपमेंट के लिए पैसे नहीं है, जो भी है सब्सिडी और इसमें अपने बांटने के लिए है। लेकिन जो भी हमने डेवलपमेंट की इकोनॉमी का, डेवलपिंग के कंट्री का जो रास्ता पकड़ा है, उसमें ऐसा ही होता है, इसमें जो स्टेट का रोल है उसका नाम हो जाता है वेलफेयर स्टेट। तो आप इसको ये कह सकते हैं, और कोई भी सरकार आए, चाहे अगली सरकार बीजेपी के आए चाहे कांग्रेस के आए, उसके पास में मेरे ख्याल से इस वेलफेयर स्टेट के जो फार्मूला है इसको और आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प अब शेष नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि हमने क्रिएटिविटी और क्रिएशन का रास्ता छोड़ दिया। उससे हम बहुत आगे निकल गए हैं। अब उससे न तो वापस जाना बहुत मुश्किल काम है, और आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की ज़रूरत है, वो अभी तक कहीं नज़र नहीं आ रहा। भैया साहब, किस तरह से आप देखते हैं? मुझे याद आ रहा है कि ये सरकार पिछले 3-4 साल में सब्सिडी कम करने पर लगातार जोर दे रही थी, और फिर वापस सब्सिडी वाले ही रास्ते पर आ गई। और जैसे कोठारी साहब भी कह रहे हैं कि आप वेलफेयर स्टेट के नाम पर यही कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं जा ही नहीं सकते, क्या यही रास्ता है? नहीं, देखिए, इसमें गवर्नमेंट की डायरेक्शन एकदम मेरे को लगता है ठीक है कि सब्सिडी का जो लॉन्ग टर्म उनका जो इंटेंशन है वो तो सब्सिडी कम करने का ही है। अब चूंकि ये तो वोट ऑफ अकाउंट है, अनुदान की मांगे हैं, इसमें कोई नीतिगत डिसीजन गवर्नमेंट ले नहीं सकती पहले है। इसी सरकार ने वो सिलेंडर्स कम किए थे एलपीजी के, फिर उसी सरकार ने, राहुल गांधी जी ने कहा तो 9 कर दिए, 9 से 12 कर दिए, तो ये क्या है? नहीं, देखिए, कई बार जनता, ये भी मजबूरी है, जनता की कुछ भावनाओं को भी कदर करनी पड़ती है। जनताओं की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनकी नॉलेज जब ये चुनाव आते आते जनता की भावनाएं याद आती हैं। नहीं, देखिए, जो 6 सिलेंडर किए थे तब भी जनता थी उस टाइम, तब भी जनता का इम्पैक्ट आ रहा था नेगेटिव। 9 सिलेंडर किए तो थोड़ा पॉजिटिव आ गया, 12 किए तो थोड़ा और पॉजिटिव आ रहा है जी। तो जो सरकार है उसको थोड़ा अपनी जनता के लिए सेंसिटिव भी होना ही पड़ता है। सरकार ओपिनियन देखती है, रिएक्शन देखती है, इम्पैक्ट देखती है, उसके बाद डिस्कशन करती है, उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस देखती है, और उसके बाद सारे डिसीजन लिए जाते हैं। केवल डिसीजन वोट्स के बेसिस पे नहीं लेती। ये अपन एक आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पाता है। गवर्नमेंट में जब गवर्नमेंट कोई चलाता है तो उसको कितने उसके प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर डिफरेंट सेक्टर्स के होते हैं, डिफरेंट समाज के डिफरेंट तबकों के होते हैं, उन सबको ध्यान में रखने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, ये वोट एक्सरसाइज है या स्वाभिमान को बचाने की अचानक याद आई कांग्रेस को? देखिए, मेरे हिसाब से वोट एक्सरसाइज तो इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि इन्होंने 10 साल में स्वाभिमान याद नहीं आया आपका उनको? मेरे ख्याल से उसकी स्टडी कर ही रहे होंगे, ये तो सरकार पर निर्भर है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू था ये। हमें तो इस बात का की ज़्यादा खुशी है कि दे रहे दुरुस्त आए, और कम से कम ये हमारी एक डिमांड मांगी, पर एक ही ये इशू नहीं था हमारे जी। हमारे स्वाभिमान का मांगो या और किसी चीज़ की बात करो, लेकिन और भी कई इशू हैं जो पूर्व सैनिकों और सैनिकों से ताल्लुक़ रखते हैं। उस पर काम किया सरकार ने? उनके बारे में यदि कोई और ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई तो इतना ज़्यादा बहुत अच्छा असर पूर्व सैनिकों के ऊपर नहीं पड़ सकेगा, ये ऐसा मेरा अनुमान है। लेकिन फिर भी जो पहले जो रोष था, जो आक्रोश था पूर्व सैनिकों में यूपीए सरकार के प्रति, वो डेफिनेटली बहुत कम हुआ है और सद्भावना बढ़ी है यूपीए के लिए। तो मेरे ख्याल से वोटों पर असर तो पड़ना ही चाहिए। अग्रवाल साहब, आपको किस पर ऑब्जेक्शन है? 1 रैंक 1 पेंशन पर ऑब्जेक्शन है, ऑटोमोबाइल की एक्साइज कम करने पर ऑब्जेक्शन है, किस चीज़ पर ऑब्जेक्शन है? सरकार के किसी भी पॉइंट पे हमको ऑब्जेक्शन नहीं है। जो भी सरकार जनहित में काम करे उसके लिए क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? तो ये जनहित वाली सरकार है। ये उन्होंने सैनिकों वाला किया है, तो मैंने तो आज सुबह दूसरे एक चैनल पे था, वहाँ भी यही बात कही थी। मैंने कहा ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन ये अभी आखिर में क्यों उठाया? वो बात आपने पहले ही कह दी कि भाई 5-7 साल से बराबर कर रहे थे, और उसमें कौन सी स्टडी करी है और कौन सा बोर्ड बैठाया जिसकी वो स्टडी करी हो, उठा करके तुरंत उन्होंने अब कर दिया, पहले नहीं किया। दूसरा, एक सब्सिडी वाली जो बात आ रही थी सिलेंडर की, मैं उसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा। राजीव जी मेरी बात से पूरी तरह से सहमत होंगे कि 450 रुपये का जब सिलेंडर था, उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, 450 रुपये का जब सिलेंडर किसी आदमी को मिलता था, तो मेरे बराबर में जो कच्ची बस्ती है उसके अंदर 450 रुपये का जब सिलेंडर उनका ख़त्म हो जाता था, तो उसको 450 रुपये की व्यवस्था करने में 2-3 दिन लगते थे। और वो जो औरतें हैं जो घरों में काम करती थी, वो कहती थी सब 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, हमारा सिलेंडर खत्म हो गया, उनको एडवांस देते थे 450 रुपये की व्यवस्था करने के लिए। अब सरकार ये कहती है कि 800 रुपये तो आपके खाते में डालेंगे, 1250 की व्यवस्था करो, तो वो तो महीने भर में ही नहीं कर सकता 1250 की व्यवस्था। और वो 800 रुपये उसको कब मिलेंगे, कब नहीं मिलेंगे, और वो 800 रुपये मिलेंगे वो सिलेंडर के खाते में नहीं जाएंगे, उसको
उसको तो ये लगता है कि मेरे को 400 रुपये का सिलेंडर सीधा 1200 में मिल रहा है आज की तारीख में, और 400 रुपये की व्यवस्था करना मुश्किल काम है, तो 1200 रुपये की व्यवस्था कहाँ से करे? एक दूसरा योजना को तो फिलहाल कैंसिल कर दिया, अब वो सब्सिडाइज रेट नहीं अब वो है ना, तो वो तो पहले 6 से 9 पे आए, 9 पे 12 पे आए ना, तो सारा डिसीजन उसको उनको रिवर्ट करना पड़ा ना। लेकिन आप ये मान रहे हैं कि ये जनहित वाली सरकार है, जनहित के फैसले तो कर रही है? नहीं, मैं ये कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ सारी सरकार जो भी काम कर रही है वो अच्छा कर रही है, पर उसका इम्पैक्ट आ रहा है वो आपको बता रहा हूँ मैं। क्या वजह क्या है सर? अरोड़ा साहब, मुझे समझ नहीं आई बात है। देखिए, अग्रवाल जब साहब 450 की बात कर रहे थे उस वक्त जो व्यक्ति की कमाई भी दूसरी राजीव जी, एक मिनट, इम्पैक्ट जो आ रहा है उसकी बात, इनकी गवर्नेंस की बात कहता हूं मैं। जो पॉलिटिकल बात हो रही है तो मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं कि 1 दिसंबर को यहां पर वोटिंग होना है चुनाव की, और पहले दिन 30 तारीख को शाम को 5 बजे डीजल के दाम बढ़ा रहे हो। अरे भाई, इतना गवर्नेंस तो कर लो कि भाई 1 तारीख को शाम को बढ़ा देना है, बढ़ाने तो है। इसीलिए बोल रहे हैं हम बजट खाली चुनाव को देख के काम नहीं कर रहे हैं। अगर कोई एजेंसी अगर देखिए कहीं ना कहीं गवर्नेंस की कमी नहीं राजीव जी, गवर्नेंस की कमी उसी के कारण से 6 किया, फिर 9 किया, फिर 12 किया। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पार्टी ऐसी होंगी जो मैनिपुलेशन करती होगी। हमने अगर सिस्टम बनाया, हमने अगर बोला है कि कोई नियामक आयोग, तो राहुल जी का दिशा निर्देश जब मिला तब फिर नहीं, देखिए विजय जी, ये देखिए नियामक आयोग अगर कुछ चीज़ तय करता है उसके अंदर सरकार को कम से कम इंटरफेरेंस करना चाहिए। आज तक ये करने की कोशिश करी। अगर ये इस तरीके का माहौल बनेगा पूरे देश के अंदर इस चीज़ के खिलाफ, कभी सरकार को अपनी कोई चीज़ रोल बैक लेनी पड़ती है, ये आश्चर्य की बात है। ये हम राजस्थान में भी देख रहे हैं, समीक्षा के नाम के ऊपर बहुत सारी चीज़ें कटौती करी जा रही है, वो देश के हित में नहीं है। अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, जब 400 रुपये का सिलेंडर था तब लोगों की आय दूसरे किस्म की थी, आज आय भी बढ़ी है। आप बात करें इन्फ्लेशन अगर कम हुआ है 12-13% से 6% के ऊपर आया, तो हमको ये बात भी करनी चाहिए। लेकिन अरोड़ा साहब, बजट तो मुझे कम समझ में आता है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस से मुझे क्यों लग रहा है कि आपको क्यों नहीं लग रहा कि वोट मिलेंगे? मुझे तो बहुत कॉन्फिडेंस है। मुझे लग रहा है, बार ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हो ये ठीक है जो हुआ। मेरे ख्याल से मैं जो बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता था कि कभी भी इलेक्शन को ध्यान में रख के कांग्रेस पार्टी ने काम नहीं करा। ये बात इनकी बात से साबित होती है कि अगर हमने तय कर रखा था हर महीने की 1 तारीख को, नुकसान क्या था? नहीं, कि इलेक्शन को ध्यान में रखना पॉलिटिकल पार्टी का काम है ना। अगर ये एक सिस्टम बन गया है कि हर 1 तारीख को पेट्रोल डीजल के भाव डिसाइड करे जाएंगे, तो डिसाइड हो रहे हैं। अगर हम लोगों ने उसको अगर आगे हम बढ़ाते, उसको पोस्टपोन करते, तो मेरे ख्याल से बात आती। जैसे मुझे अभी एक बहन बोल रही थी कि ये बजट बहुत नकारा है और ये लोक लुभावन बजट है, तो ये तो बिल्कुल आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है। या तो लोक लुभावन है या नकारा है, दोनों एक ही बात हो सकती है। तो हमको ये बात सोचनी चाहिए कि हम क्या बात कह रहे हैं। खाली आलोचना के लिए मत करो। हमारी बात कमी होगी, हमको स्वीकार करनी चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए। लेकिन हम इस देश के अंदर राजनीति करते हुए इस देश की जनता को गुमराह करें, वो सही नहीं है, मेरा कहना है। घिया साहब, क्या लगता है आपको कि सब सरकारें जो हैं जनहित का काम करती हैं, और जैसे अग्रवाल साहब भी कह रहे हैं और राजीव जी भी कह रहे हैं कि जनहित का काम कर रहे हैं, फिर भी कांग्रेस को पिछले दिनों में कोई पॉलिटिकल जो माइलेज है वो नहीं मिल पाया, क्या वजह है? क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा इससे? देखिए, जैसे या नाराजगी कम होगी, ऐसा समझ नहीं, जैसे कि अरोड़ा साहब ने कहा है कि भाई ये जो बजट है इसका कोई इलेक्शन बजट नहीं है और इसका कोई इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। इम्पैक्ट आएगा तो इसका इम्पैक्ट आएगा महीना 2 महीना जब ये इलेक्शन का प्रोसेस इलेक्शन बजट होने में भी क्या आपत्ति है? सरकार इलेक्शन बजट ये हो नहीं सकता। पॉलिटिकल पार्टी चुनने के लिए कोई फैसला ऐसा भी किया जा सकता है? नहीं, देखिए, जो सरकार पिछले 10 साल से काम कर रही है उसके लिए 1 महीना काम करना मेरे ख्याल से वो कोई फायदे की चीज़ नहीं है। जब जनता को पता है 9 साल में उन्होंने क्या काम किया है, जनता उस चीज़ पे वोट देगी। जनता इस चीज़ पे वोट नहीं देगी कि उन्होंने इस अंतरिम बजट में लोगों को क्या छूट दी है। वो चीज़ें ध्यान, मेरे ख्याल से जनता इतनी अब मैच्योर हो चुकी है। आपको लगता है कि कोई फ़ायदा हो सकता है इसका? एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न जो दुनिया में सब जगह अब तक देखा गया है कि जितना आप व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे, तो जैसे वो गाड़ी बदलने की चॉइस को अडॉप्ट करता है, बाइंग कैपेसिटी जैसे ही बढ़ेगी, जैसे ही चॉइस होगी वो बदलता है। वो सरकार भी बदलने, दूसरी नई सरकार चाहिए उसको। ये टेंडेंसी, ये परिवर्तन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में, हमारे सामाजिक परिवेश में पॉलिटिकल इंडिकेशन है। ये वो चेंज होगा, पॉलिटिकल इंडिकेशन भी है और समाज का भी इंडिकेशन है कि जैसे जैसे ग्रोथ रेट बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आदमी की अपेक्षा बढ़ती जाएगी और एम्बिशन बढ़ती जाएगी, और वो सरकारों को भी बदलने में उसको कह लीजिए कि वो एक नया शौक कह लीजिए उसको आप, वो उसको अडॉप्ट करेगा और आने वाले समय में इसकी रफ्तार बढ़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कोठारी साहब ने एक नई बात कही है पॉलिटिकल इंडिकेशंस की, कि क्या
सरकार भी बदल सकती है। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे, चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद कि क्या इसके पॉलिटिकल मायने हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। सोशल मायने, पॉलिटिकल मायने, सब पर चर्चा करेंगे हमारे खास पैनल के साथ। तुरंत लौट कर आते हैं। यूपीए सरकार ने जो अंतिम बजट पेश किया है, इससे जनता को निराशा ही हाथ लगी है। यूपीए के इस बजट से केवल पब्लिक को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है, रेवड़ियाँ बांटी जा रही है। इनकी मंशा ठीक नहीं है, नीयत ठीक नहीं है। नहीं, हमेशा की तरह वित्त मंत्री ने इस बजट से भी निराश किया है। कुछ खास दिया नहीं इसमें, ना देश को कुछ मिला है ना अपने प्रदेश को कुछ मिला है। और ये बस केवल चुनाव को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो कुछ इसमें कहा है वो सिर्फ चुनावी बजट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ना किसानों के लिए कुछ किया गया है खास, ना विद्यार्थी जन के लिए कुछ किया गया है। बस बजट में चुनाव को ध्यान रखते हुए चुनाव को लुभावने के लिए कुछ किया गया है, कोई खास नहीं किया गया। बजटों में जिस तरीके से खर्चा किया जाता था वो और बढ़ा दिया गया, कुछ और परसेंटेज बढ़ गया। शिक्षा के अंदर भी कुछ नया नहीं किया गया, शिक्षा के अंदर भी वही पुराने सब स्कीम्स चल रही हैं। और जो शिक्षा के अंदर लोन वगैरह के अंदर कुछ ब्याज दर सरकारी तरफ से माफ़ होगी, वो एक बेनिफिट है, अदरवाइज तो और कोई बेनिफिट नहीं किया गया। इस बार बजट है जो सभी के लिए फायदेमंद रहा है। इसमें काफ़ी चीज़ों को काफ़ी हद तक महंगाई कम हुई है, सभी लोगों को इसमें फ़ायदा मिला है। जैसे मोबाइल है, बात